बात करें। चलिए, तो तुम लोगों को जो केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट मैंने दिया था, तो उसमें तुम लोगों ने जो डाउट्स पूछे हैं, चलिए काम करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन ABC तो हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। D, E, F और G में तुम लोगों ने ये डाउट्स पूछे हैं, इसके अलावा आई होप कोई और डाउट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 लीटर ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड तुम्हारे पास एंड 1 लीटर ऑफ 3 मोलर इथाइल एल्कोहल वर मिक्स्ड। तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल, इन दोनों को हमने मिक्स किया, एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और क्या बनेगा? एस्टर का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O, राइट? ओके, इसका कितना वॉल्यूम? 1 लीटर और 2 मोलर। इसका भी कितना? 1 लीटर एंड 3 मोलर। इनके सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ ईच सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर वाटर द रेट वुड बिकम। अब हमने क्या, यहां पे दोनों का इनिशियली वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर वाटर, इसका मतलब क्या है? 1-1 लीटर तुम्हारे पास वाटर और ऐड कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रेट इक्वल्स टू K इंटू, जानते हैं हम लोग कि ये जो तुम्हारे पास होता है दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हम 1 लीटर वाटर को ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास अभी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डबल। 1 लीटर और 1 लीटर ऐड करते ही इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? डबल। इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल। बराबर है कि नहीं? अगर वॉल्यूम डबल हो गया, ध्यान से सोचना, क्या वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो तुम्हारे पास वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो 1 लीटर वाटर को ऐड करते ही इसके सॉल्यूशन में अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस CH3COOH का? 2 लीटर, मतलब पहले से डबल हो गया। C2H5OH का वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम डबल। वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ। तो पहले से कंसंट्रेशन सोचो हाफ हो रही है, तो तुम्हारे पास मान लेते हैं, ये देखो, इसका भी कंसंट्रेशन हाफ, इसका भी कंसंट्रेशन हाफ, तो पहले के कंपैरिजन में रेट कितने टाइम्स हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 ऑफ इनिशियल, तो तुम्हारे पास 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। ऑरली करने वाला क्वेश्चन था, मतलब 0.25 टाइम्स। समझे कि नहीं? बोलो, क्वेश्चन इनडायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे पास था, बस तुमको यह समझना था कि 1 लीटर को ऐड करने से क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पे हो क्या रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम डबल हो रहा है। वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ। बराबर है कि नहीं? कंसंट्रेशन हाफ, तो यहां पर इसका भी कंसंट्रेशन हाफ हो गया, इसका कंसंट्रेशन भी हाफ हो गया, तो तुम्हारे पास रेट निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देन नेक्स्ट है तुम्हारे पास D7। देखिए D7 क्या है? देखिए D7 जो क्वेश्चन है वो काफी आसान क्वेश्चन है। इस मेथड को हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कैसे करना है। तुमको 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, मान 4 अलग अलग स्टूडेंट ने क्या किया, एक रिएक्शन करवाया, उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और तुम्हारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दिए हुए हैं, राइट? पहला एक्सपेरिमेंट करवाया जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन कितना 0.1, तो उस वक्त रेट कितना है? 0.02, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2। बराबर है कि नहीं? यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सेकंड है तुम्हारे पास कंसंट्रेशन जब 0.2 था तब तुम्हारे पास रेट कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -2। थर्ड है तुम्हारे पास जब कंसंट्रेशन है 0.3, तब तुम्हारा जो रेट है वो कितना है? तुम्हारा 18 इंटू 10 की पावर -2। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जो ये पावर है इसको सेम कर लेना। बच्चे गलती करते हैं, इस पावर को डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। फोर्थ है तुम्हारे पास 0.4, और यहां पर जो रेट है तुम्हारे पास 32 इंटू 10 की पावर -2। ओके, और जो रिएक्शन है वो क्या है? CH3CHO is converting into CH4 gas plus
CO गैस। तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है और रेट कांस्टेंट पूछा है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू CH3CHO की कंसंट्रेशन की पावर m, क्योंकि यहां पर ऑर्डर नहीं पता है, ठीक है, तो m मान लिया ऑर्डर। ओके, अब देखना ध्यान से, इनिशियल रेट मेथड में तुम्हारे पास क्या करना है, बस ध्यान में रखना, हमेशा तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, इनिशियली रेट दिया जाएगा कुछ इस हिसाब से कि मान लीजिए मैं गया, मैंने इतनी कंसंट्रेशन ली इस रिएक्टेंट की, मैंने ऑब्जर्व किया इतना रेट, कोई और स्टूडेंट गया उसने इतनी कंसंट्रेशन ली, उसने तुम्हारे पास इतनी रेट को ऑब्जर्व किया, तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन इनिशियली लेकर के रेट को ऑब्जर्व किया है, ये उसका एक टेबुलर फॉर्म दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने जब कंसंट्रेशन को डबल किया, ये क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.1 से 0.2 किया, तो रेट कितने टाइम्स हो गई, 2 4 जा 8, रेट कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स, बराबर है कि नहीं। देखो कंसंट्रेशन इसको डबल करूं तो रेट 4 टाइम्स हो रही है, ऐसा कब हो सकता है, जब यहां पर ऑर्डर कितना हो, पावर में 2, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से तो हमको यह पता चल गया कि तुम्हारे पास ऑर्डर कितना है, 2। चाहो तो तुम यहां पर 2 से हमने देखा, इससे भी देख सकते हैं, 0.1 से 0.3 किया, कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया, तो तुम्हारे पास जो रेट है वो कितने टाइम्स हो गई, देखो 2 से 18 मतलब 9 टाइम्स, तो 9 कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर रेट 9 टाइम्स हो रही है, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकंड। रेट कांस्टेंट निकालना है, कोई भी एक वैल्यू को पुट कर दीजिए, मान लीजिए पहला वैल्यू पुट कर रहा हूं, पहले जब तुम्हारे पास कंसंट्रेशन 0.1 है तब रेट कितना, 2 इंटू 10 की पावर -2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन कितना 0.1 की पावर 2, तो देखो तुम्हारे पास 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2, और यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, देखो तुम्हारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं, तो तुम्हारे पास यूनिट क्या होगी, लीटर मॉल इनवर्स टाइम इनवर्स, बराबर है कि नहीं, बोलो। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इनिशियल रेट मेथड के क्वेश्चंस हैं, इनमें एक ही कंसेप्ट है, बस ऑब्जर्व करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बोर्ड तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं, एग्जाम के अंदर आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम्स हो रहा है कंसंट्रेशन। अभी यहां पर केवल एक रिएक्टेंट था, तुम्हारे पास अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रहेंगे तब भी क्वेश्चन का करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A is converting into product, A is converting into product, ओके, और यहां पर तुम्हारे पास dx by dt, देखो क्या दिया हुआ है, dx by dt इक्वल्स टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, ओके, रेट लो एक्सप्रेशन भी दिया है, इफ तुम्हारे पास बोला है log dx by dt और log a के बीच में प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसा ग्राफ होगा, आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए। देखो तुम्हारे पास अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो एक काम करो, दोनों साइड में क्या करो, log ले लो, तो जैसे ही log लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, log dx by dt इक्वल्स टू log ऑफ तुम्हारे पास k, देखो log a इंटू बी है, तो तुम्हारे पास log a प्लस बी लगा रहा हूं, तो प्लस 2 log ऑफ a, यही होगा। log dx by dt मेरे को कौन से एक्सिस पे चाहिए, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस, तो ये y इक्वल्स टू तुम्हारे पास 2 इंटू ये क्या है x प्लस ये तुम्हारे पास c, तो ये किस टाइप की लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, बराबर है कि नहीं, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, बराबर है क्या, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि रेट कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ओके। तो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव स्लोप के साथ ये लीजिए
ऊपर से ये एंगल थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और यहां पर जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा 2। यही आंसर है, जो भी तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, राइट। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है, तो ये हो गया D10। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास है D13। देखिए ध्यान से D13 क्या है। D13 इज कंसिडर ए रिएक्शन A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। एक रिएक्शन है जिसमें एक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, B और C के अंदर। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 मोलर टू 1 मोलर इन 1 आवर। ओके, क्या बोला है कि A का जो कंसेंट्रेशन है वो 4 मोलर से कितना हो गया, 2 मोलर हो गया, कितने टाइम में, 1 आवर के अंदर। ओके, आगे बोला एंड फ्रॉम 2 मोलर से 1 मोलर तुम्हारे पास कितनी देर में, 1/2 आवर में। देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, बेटा ऐसा क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास ध्यान से, इक्वल कंसेंट्रेशन देखो पहले से हाफ होने में जो टाइम लगा 1, फिर तुम्हारे पास ये 1/2। तो ऐसा देखो ध्यान से देखोगे तो एक जीपी है, क्या है, एक जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बराबर है क्या। ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो तुम्हारे पास वो इक्वल कंसेंट्रेशन, देखो पहले से हाफ कंसेंट्रेशन खत्म होने में जो टाइम है वो भी आपस में क्या है, जीपी में। ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग कैसे निकालें, तो उस वक्त हिट एंड ट्रायल मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास, या फिर ऐसे यूज कर सकते हो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। पहले तुम्हारे पास 4 मोलर से 2 मोलर कंसेंट्रेशन होने में कितना, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है इस टाइम पर, 4 मोलर। तो उस वक्त तुम्हारे पास टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में, 1 इक्वल्स टू पहले कंसेंट्रेशन 4, उसकी पावर 1 माइनस एन, बराबर है कि नहीं। ओके ठीक है, फिर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की पावर तुम्हारे पास 1 आया, देखो ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, 1। इसका मतलब ऊपर में जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0। तो 1 माइनस एन का वैल्यू 0, तो एन का वैल्यू कितना, 1। क्या मैं यही बोल सकता हूं ना, देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लास्ट क्लास रिवीजन क्लास में मैंने लिखवाया था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। ए इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, देखो 4 मोलर से 2 मोलर हो रहा है, मतलब कंसेंट्रेशन आधा हुआ, आधा कंसेंट्रेशन होने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। मैंने इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया, जैसे ही फॉर्मूले में पुट किया डायरेक्टली ऑर्डर आ गया रिएक्शन का। ठीक है, तो एक तो तुम डायरेक्टली ये सोल्व नहीं करना चाहो तब भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो तुम्हारे पास एक जीपी है, बराबर है कि नहीं, 4 से 2, 2 से 1, फिर 1 से कितना, 1/2, 1/2 से तुम्हारा 1/4 ऐसे दिया जाएगा। 4 से 2 मोलर में आधा 1 घंटा लगा, 2 मोलर से 1 मोलर में 1/2, फिर 1 मोलर से तुम्हारे पास 1/2 मोलर होने में कितना लगेगा, तुम्हारे पास 1/4, मतलब 25 मिनट्स। ठीक है, चलिए देन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है E3, सेक्शन ई की बात करें, देखिए ध्यान से, हाँ E3 क्वेश्चन में क्या है, A2 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू तुम्हारे पास B गैसियस, ये लिखने की जरूरत नहीं है गैसियस सब्सटेंस को, प्लस 1/2 C गैसियस। ओके, द इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm टू इज नोटिस्ड इन 5 मिनट्स, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 इन mm पर मिनट। ओके, क्या बोला है कि इनिशियली प्रेशर कितना, जब इनिशियल जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, A2 की वजह से। मान लेते हैं इसका इनिशियल प्रेशर कितना, P0, और उसका वैल्यू कितना दिया है, 100 mm ऑफ Hg, राइट। ध्यान से देखना, फिर तो ये T इक्वल्स टू 0 पे है, फिर T इक्वल्स टू 5 मिनट्स के ऊपर इसका कुछ प्रेशर खत्म होगा, मान लेते हैं P0 में से कितना, X प्रेशर खत्म हो गया, या फिर P के अंदर लिखना है तो P0 माइनस P, इसका प्रेशर कितना बनेगा, P, इसका प्रेशर P/2। तो अभी जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल,
5 मिनट्स के बाद वो किसके बराबर होगा? डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो भी गैसेस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनके समेशन, तो सबको ऐड करो, पी नॉट माइनस पी प्लस पी बाय 2, माइनस पी और पी कैंसिल हो गया तो पी नॉट प्लस पी बाय 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 5 मिनट के बाद जो प्रेशर है वो 100 से कितना हो गया? क्वेश्चन में कितना दिया है? कौन सा क्वेश्चन है? E3 120, मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर है? 120 ऑफ mm ऑफ Hg। पी नॉट का वैल्यू 100, तो 100 प्लस पी बाई 2 इक्वल्स टू 120, तो यहां से P का वैल्यू कितना आ गया? 40। बराबर है कि नहीं? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 किसके बराबर होगा? माइनस का चेंज इन, याद करो मैंने कैसे लिखवाया था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन dt, है ना? या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन। अब क्योंकि याद करो मैंने लिखवाया था उस कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है, मोल्स में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, ठीक है? तो इसकी जो तुम्हारे पास A है उसमें कितना, उसका फाइनल इनिशियली प्रेशर कितना? P नॉट, फिर बाद में प्रेशर कितना? P नॉट माइनस P, तो चेंज कितने का हुआ? सब्ट्रैक्ट कर दिया, टाइम T2 माइनस T1, तो देखो तुम्हारे पास जो ऊपर में बचा वो क्या बचा? P अपॉन T2 माइनस T1। P का वैल्यू कितना निकाला? 40 mm Hg, और टाइम कितना है? 5 मिनट्स, तो 5 माइनस 0, तो तुम्हारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना आ गया? 8 5 जा 40, तो 8 mm Hg पर मिनट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में डरने का नहीं, चेंज कितने का हुआ बस ये देखना है, तो इसका फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर देखो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास बाहर में हम लोग नेगेटिव साइन भी लगाते हैं, यहां पर मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? मैंने बस वैल्यू को पॉजिटिव किया। क्या? मैंने केवल वैल्यू को पॉजिटिव किया। कोई हो सकता है पी नॉट माइनस पी को पहले लिखे माइनस पी नॉट, तब तुम्हारे पास बाहर में माइनस साइन लगाओगे तो उसी को इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट इसको लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस A टू यील्ड 2A किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्शन दिया हुआ है किसमें? B प्लस 3C में। ओके, तुम्हारे पास ओके E4 है ना? हाँ, द फॉलोज क्या बोला है कि फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, इफ इनिशियली ओनली A इज प्रेजेंट, इनिशियली केवल A प्रेजेंट है, एंड 10 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन the pressure of A is 200 mm Hg and that of our all mixture is 300 mm Hg respectively। रेट कांस्टेंट पूछा है। बेटा आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? फिर से तुम्हारा प्रेशर वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में गिवन कि इनिशियली केवल A प्रेजेंट है और उसका जो प्रेशर है वो कितना है? 200 mm ऑफ Hg। ये कब? T इक्वल्स टू 0 पर। फिर T इक्वल्स टू 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट के बाद क्या होगा? इसका कुछ प्रेशर खत्म हो जाएगा और उनका कुछ प्रेशर बनेगा, तो इसका प्रेशर A का कितना खत्म होगा? P नॉट माइनस 2P। ठीक है, इसका प्रेशर कितना बनेगा? P, और इसका प्रेशर कितना? 3P। बराबर है। अभी टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस P टोटल PT वो किसके बराबर होगा? सबके प्रेशर का समेशन, तो P नॉट माइनस 2P प्लस P प्लस 3P, तो इसको वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना बचेगा? P नॉट प्लस 2P। ओके, और इस वैल्यू को टोटल जो मिक्सर का प्रेशर है एट 10 T इक्वल्स टू 10 मिनट्स पे वो कितना है? 300 mm ऑफ Hg, और P नॉट का वैल्यू कितना गिवन है? 200 mm ऑफ Hg, तो 2P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 माइनस 200, दैट इज P will be equal to 50 mm of Hg। ओके, अब ध्यान से देखो पूछा क्या है? रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? K इंटू टी इक्वल्स टू ln ऑफ A अपॉन A नॉट अपॉन AT।
बराबर है कि नहीं। अब यहां पर कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या ले सकता हूं, प्रेशर ले सकता हूं, बराबर है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब यहां पर देखो रोल किसका आ गया, के का। अभी यहां पर कॉफिशिएंट कितना है 2, तो कॉफिशिएंट जो तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट है उसको 2k से भी मल्टीप्लाई करोगे। हमको रेट कांस्टेंट ही निकालना है, 2k इनटू टाइम कितना 50 इक्वल्स टू ln ऑफ, केवल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखना है, तो रिएक्टेंट के लिए तुम्हारा इनिशियली उसका प्रेशर कितना 200, फिर इस टाइम पे अभी प्रेशर कितना है 80, मतलब P नॉट माइनस 2P, और P नॉट माइनस 2P का वैल्यू कितना है, P नॉट का वैल्यू है 200 और 2P का वैल्यू 100, तो 200 माइनस 100, तो यहां से K इंटू 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा ln2, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा ln2 बाय 100 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका रेट कांस्टेंट। यही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम लोग को एक एक्सप्रेशन लिखना है, 2 लाइन में ये लिखना है, इसका इनिशियल प्रेशर P नोट को मानो, फिर जितना खत्म होगा उसको P मानो, टोटल जो भी दिया है क्वेश्चन में उस हिसाब से करते जाओ, और लास्ट में बस ये फॉर्मूला यूज करना है। कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर दिया है, तो देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम जानते ही हैं कि PV इज इक्वल टू गैसेस सब्सटेंसेस के लिए nRT होता है, तो P इक्वल्स टू क्या N/V इंटू RT, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन, तो P इक्वल्स टू CRT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर से, तो मैंने वही किया। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द रिएक्शन NH4NO2 गेटिंग डिकम्पोज्ड इनटू किसमें N2 प्लस 2H2O गैसियस। ओके, द वॉल्यूम ऑफ N2 एट 20 मिनट्स। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक काम करते हैं, T इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं इसके तुम्हारे पास मोल्स कितने A। ओके, ये क्या है, गैसियस सब्सटेंस है। ओके, तुम्हारे पास फिर T इक्वल्स टू किसी टाइम T पर, यहां पर बोला है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो इसके कुछ अमाउंट खत्म होगा, मान लेते हैं X अमाउंट खत्म हो गया, N2 का कुछ अमाउंट बनेगा X, और H2O का कितना बनेगा 2X। ये क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, गैसियस। फिर T इक्वल्स टू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम, बहुत लंबा टाइम, तो बहुत लंबे टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बनेगी, मोल कंसेप्ट से चेक करोगे तो A, और इसका कितना A। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि तुम्हारे पास N2 का वॉल्यूम एट 20 मिनट वो कितना है 40, ऐसा ही क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या, हाँ, तो तुम्हारे पास 20 मिनट पे इसका वॉल्यूम कितना 40 ml है, और इसका वॉल्यूम कितना है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो कितना है 70 ml, बराबर है। और पूछा है क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट, तो सबसे पहले तो देखो तुम्हारे पास जो NH4NO2 का जो डिकम्पोजिशन होता है वो कौन से ऑर्डर के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इसके लिए हम रेट जो फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे, K इंटू टी इक्वल्स टू ln ऑफ A अपॉन A माइनस X। अब ना तो A पता है ना X पता है, हमने यहां पर इसके मोल्स लेकर के चले थे, ना तो A पता है ना X पता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है N2 का। देखो N2 गैसियस सब्सटेंस है, और गैसियस सब्सटेंस के लिए हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो ये इसके जो मोल्स बने उसको क्या लेकर चल सकते हो, डायरेक्टली वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं। तो X का वैल्यू कितना है इसके हिसाब से 40, A का वैल्यू कितना 70, हाँ है ना, इसी को उठा करके इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। तो K इंटू टाइम कितना बेटा 20 मिनट इक्वल्स टू ln ऑफ
ए का वैल्यू कितना है 70 अपॉन 70 माइनस 40, तो यहां से मेरे पास रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 1/20 ln ऑफ 7/3 मिनट इनवर्स। अब किस में दिया है ऑप्शन, मिनट इनवर्स में ही दिया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में घबराने का नहीं है, बस हमको फोकस करना है a और a माइनस एक्स निकाला जाए, उसके लिए तुम्हारे पास ये ऐसे दो एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेंगी बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। यहां से कंपेयर करोगे तो देखो x तुम्हारा 40, a कितना 70, उसको उठा करके रख दो फॉर्मूले में, डायरेक्टली तुम्हारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो रिएक्शन दिया है तुम्हारे पास N2Cl, हीट किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तुम्हारे पास ये Cl प्लस N2। ओके, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब तुम्हारा जो रिएक्शन का ऑर्डर है, ये जो लाइन दिया है वो किस लिए दिया है, ताकि आप ऑर्डर को पहचान सकें। तो तुम्हारे पास कल ही मैंने बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है ln2/k, इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। तो यहां से हमको पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब आगे देखो क्या दिया है, आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ N2 इज 10 लीटर। ओके, फिर से तुम्हारे पास सेम क्वेश्चन है, क्या इसका कंसेंट्रेशन कितना मानोगे A, ये A माइनस ये T इक्वल्स टू 0 पर, तो ये तो दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर T इक्वल्स टू कितने मिनट बाद दिया है 10 मिनट्स, T इक्वल्स टू 10 मिनट के बाद इसका कुछ अमाउंट खत्म हो गया, इसका कुछ अमाउंट बनेगा, इसका कुछ अमाउंट बनेगा। फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब T इक्वल्स टू इंफिनिटी, इसका अमाउंट पूरा का पूरा खत्म। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। देन तुम्हारे पास इसका कितना अमाउंट A और इसका अमाउंट A। अब देखो N2 क्या है, गैस है, गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बराबर है कि नहीं। तो देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तुम्हारे पास 10 मिनट्स के ऊपर इसका वैल्यू कितना मिला 10 लीटर, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना है 50 लीटर। तो A का वैल्यू पता है, X का वैल्यू पता है, रेट कांस्टेंट, फिर से फॉर्मूला वही यूज करना है, K इंटू टी इक्वल्स टू ln ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। किस टाइम पर यूज करें 10, तो K इंटू 10 इक्वल्स टू ln ऑफ A का वैल्यू कितना है बेटा 50 अपॉन 50 माइनस एक्स का वैल्यू 10। तो ये तुम्हारे पास K का वैल्यू कितना आ गया 1/10 ln ऑफ 5/4 मिनट इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 5/4 मतलब 1.25 ही होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं सेक्शन F के ऊपर। देखिए सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, F11 देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट K इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर एज, क्वेश्चन में लिख करके दिया है log K, वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है 15 माइनस 10 की पावर 6 अपॉन T। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यू इज करेक्ट। तुमको जो अरेनियस फैक्टर जो कांस्टेंट होता है A ये पूछा है, और एक्टिवेशन एनर्जी E ये पूछा है। बेटा अगर ये दिया है कोई बात नहीं, इस एक्सप्रेशन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। हमको क्या पता है, हम अरेनियस इक्वेशन को जानते हैं, वो क्या होता है K इक्वल्स टू A इंटू E की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, बराबर है कि नहीं। यहां पर इसने क्या किया, दोनों साइड में log लिया, हाँ है ना। एक काम करते हैं, पहले हम लोग ln लेते हैं, तो ln K इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ln A माइनस का
EA अपॉन RT, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, बराबर है कि नहीं? देखो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना दोनों एक्सप्रेशन। अभी इसमें log है, इसमें ln है, तो log को मैं क्या करूंगा, ln को log में कन्वर्ट करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.303 log k इक्वल्स टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT। यहां पर इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1, इसका भी कॉफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1, तो मैंने 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो ये लो, तो माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब दोनों को कंपेयर कर लो, देखो 15 का वैल्यू यहां पर किसके बराबर है, log A, तो 15 इक्वल्स टू log A, तो अरेनियस जो तुम्हारे पास A फैक्टर है वो कितना आ गया, 10 की पावर 15, बेस कितना होता है log का, 15 होता है, A का वैल्यू आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालना है, ओके, यहां पर देखो 10 की पावर 6 किसके बराबर है, इसको आपस में कंपेयर करिए, 10 की पावर 6 और ये वैल्यू आपस में कंपेयर करोगे तो देखो कितना है, 10 की पावर 6 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R, तो एक्टिवेशन एनर्जी ही निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2.303। अब R का वैल्यू जूल्स में 8.314 इंटू 10 की पावर 6, ये तुम्हारे पास करेक्ट आंसर है जूल्स में। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक्सप्रेशन दिया है तो क्या करना है, सबसे पहले अरेनियस इक्वेशन है हमारे पास, बस इसको जानते हैं, दोनों साइड में सबसे पहले ln लिया, क्यों, यहां पर E की पावर है, तो जैसे ही ln लिया तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, बेसिक log लगाया मैंने, ठीक है, फिर ln को log में कन्वर्ट किया तो 2.303, फिर बाकी मैंने दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ N2O इंटू N2 एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस आर्गन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स विथ, उसने दिया है रेट कांस्टेंट K का वैल्यू कितना, 5 इंटू 10 की पावर 11 E की पावर माइनस का 41570 अपॉन T। ओके, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, क्या दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में, EA बाय RT होता है, देखो तुम्हारे पास फिर से अरेनियस इक्वेशन क्या थी, K इक्वल्स टू A इंटू E की पावर माइनस का EA बाय RT, दोनों को कंपेयर करो, सिंपल एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है, A का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 की पावर 11, और ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर ये है, तो 41570 है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R, एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन में किस में दिया है, जूल्स में, तो R का वैल्यू कितना पुट कर दो, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, बराबर है, तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, कुछ भी नहीं था, दोनों इक्वेशन को बस आपस में कंपेयर करना था, A पूछता तो A इज 5 इंटू 10 की पावर 11। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 12 था, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच फास्टर वुड ए रिएक्शन प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस देन एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 65 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, 65 किलो जूल, बराबर है कि नहीं, टेम्परेचर कितने, रिएक्शन कितने टाइम्स फास्टर होगी, एक्सप्रेशन क्या होता है, ln K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाय R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, बराबर है कि नहीं, K2 बाई K1 अगर निकाल लें तो मेरे पास ये बता देगा, ये जो रेशियो है वही बता देगा कि कितने टाइम्स रिएक्शन का रेट हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 65 किलो जूल मतलब इंटू 1000 अपॉन R का वैल्यू कितना लूं, 25 बाय 3 ले लेता हूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इंटू
1/T1। इनिशियली टेम्परेचर देखो कितना, T1 किसको लेकर के चले, तुम्हारे पास T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 273 माइनस 1/273 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 298। यहां से आ जाएगा ये ln K2/K1। अब इसका वैल्यू निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑप्शन में देखो ध्यान से, ये भी हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्शन है इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है वो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना, 1 पॉइंट ऐसे थोड़ा बहुत समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, नहीं उससे ज्यादा ही आएगा। ln को log में भी कन्वर्ट करोगे तो 2.3, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास, इसको log में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 2.303, उससे डिवाइड करोगे तो इधर में ये 2.303, तो ये जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास जो K2/K1 है उसका वैल्यू 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा, मतलब, और 16 से थोड़ा तुम्हारा छोटा आएगा, तो ऑप्शन से मैच करोगे तो 11 अप्रोक्सीमेटली साफ साफ दिखाई देगा तुमको। 1 पॉइंट जस्ट समथिंग आएगा, तो उससे पता चल जाएगा रेट कितने टाइम्स होगी, 11। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज द रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर। देखो ऐसा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है पहले। आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है ये तुम्हारा। क्या क्वेश्चन में गिवन है, रेट कांस्टेंट के, एक्टिवेशन एनर्जी EA और फ्रीक्वेंसी फैक्टर A। तुम्हारे पास ये तीनों वैल्यूज दी हैं। के का वैल्यू कितना, 3 × 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन एज 104.4 किलो जूल पर मोल एंड अरेनियस इक्वेशन, सॉरी अरेनियस फैक्टर कितना है, 6 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू इन्फिनिटी, T इक्वल्स टू इनफाइनाइट टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो चेंज होगा। तो जो ऑप्शन है उसमें तुम्हारे पास 3 × 10⁻⁻4 लगाने की तो गलती नहीं करेंगे। अच्छा, है भी नहीं ऑप्शन में, चलिए तो और भी अच्छी बात है। तो क्या करें उसके लिए, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल्स टू A × e⁻ का EA/RT। ये तो A क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं, A क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इंफिनिटी, तो देखो टेम्परेचर इनफाइनाइट करोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ, e⁻EA/RT बराबर है कि नहीं। टेम्परेचर इनफाइनाइट करोगे तो E की पावर में कितना हो जाएगा, 0। देखो यहां पर EA अपॉन, भाई देखो ध्यान से, EA/RT, यहां पर टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट हुआ तो डिनोमिनेटर में है टेम्परेचर, तो EA/RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और फिर EA/RT खुद कहां पर है, E की पावर में, तो E की पावर क्या हो जाएगी, 0, बराबर है कि नहीं। और किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है, 1। तो उस वक्त तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, A के बराबर। तो A का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻14। तो यही तुम्हारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 80 किलो जूल पर मोल, डेल्टा H इज माइनस का 40 किलो जूल पर मोल। फॉर द रिएक्शन ए कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड to 20 kilojoule. The ratio of energy of activation for reverse reaction before and after addition of catalyst. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले कितना दिया हुआ है, 80 किलो जूल पर मोल। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं दिया, वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन के लिए डेल्टा H भी दिया है, डेल्टा H कितना है, माइनस का 40 किलो जूल
पर मोल। तो सबसे पहले तो ये बताओ डेल्टा एच किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। डेल्टा एच का वैल्यू माइनस का 40 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 80 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन वो कितना आ जाएगा? 80 प्लस 40 मीन्स 120 किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो तुम्हारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को EA F डैश कैटलिस्ट के ऐड करने के बाद मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, वो क्वेश्चन में गिवन है 20 किलो जूल पर मोल। तो उस वक्त एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम करेगा। मान लेते हैं वो कितनी, तुम्हारे पास EAB डैश। पूछा क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पहले मतलब EAB अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन तुम्हारे पास कैटलिस्ट के ऐड करने के बाद इसका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो तुम्हारे पास पहले वाला एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन का निकाल लिया। अभी कैसे निकालेंगे बेटा? तो ये कल ही मैंने बताया था कि जो डेल्टा कैटलिस्ट के ऐड करने से डेल्टा एच चेंज नहीं होता, बराबर है कि नहीं? तो डेल्टा एच उतना ही रहेगा। तो तुम्हारे पास अभी डेल्टा एच कितना? माइनस का 40 इक्वल्स टू अभी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 20 माइनस और EAB डैश। तो EAB डैश का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 40 प्लस 20 कितना? 60 किलो जूल पर मोल। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 60 मतलब 2:1। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर F15। अब बात करते हैं सेक्शन G1 एंड G3। तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। देखो तुम्हारे पास डायग्राम से बताऊं तो कुछ ऐसा होगा, डेल्टा एच तुम्हारे पास नेगेटिव है मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसका एनर्जी नीचे में होगा। ठीक है, देखो तो उससे समझ में भी आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 80 किलो जूल और डेल्टा एच गिवन था, उसके हिसाब से हमने एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन निकाल लिया 120 किलो जूल पर मोल। अब कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर दिया, लेकिन इनके ऊपर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो यही तुमको पूछा है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या थी? ये वैल्यू। अब क्या है? ये वैल्यू। अब तुम्हारे पास कम होगी, इनका रेशियो पूछा था। ठीक है, तो बस मैंने डेल्टा एच का एक्सप्रेशन यूज करके निकाल लिया। ओके, चलिए अब सेक्शन जी की बात करते हैं। G1 for the reaction H2 plus Br2 converting into 2HBr, the experimental data suggests that तुम्हारे पास रेट लो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या? K इंटू H2 की पावर 1 इंटू Br2 की पावर 1/2। ओके, द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो अगर हमको दोनों चीज पूछी है, मॉलिक्यूलरिटी भी पूछी है एंड ऑर्डर भी पूछा है। ऑर्डर तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं रेट लो का एक्सप्रेशन देख करके, वो कितना 1 H2 के रेस्पेक्ट में और 1/2 Br2 के रेस्पेक्ट में, तो टोटल ऑर्डर कितना आ गया 3/2, बराबर है कि नहीं? मॉलिक्यूलरिटी की बात कर सकते हैं क्या? देखो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझ में आएगा नहीं? कैसे पता चला? तुम्हारे पास जो रेट लो एक्सप्रेशन है, जो ऑर्डर है, देखो कॉफी यहां पर Br2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1/2, यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, है ना, डिफरेंट है, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहीं से देख करके पता चला कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या हम मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करते हैं? नहीं डिफाइन करते। तो मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नॉट डिफाइंड। जो मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन करते हैं वो केवल एलिमेंट्री सिंपल सिंगल स्टेप जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए डिफाइन करते हैं।
ठीक है, ओके। देन अब बात करते हैं G3। क्वेश्चन G3 क्या है? H2 प्लस, देखो H2 प्लस 2ICl गैसियस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2HCl में प्लस I2 गैसियस में, बराबर है। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2, H2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ICl, बराबर है कि नहीं? तो इसके हिसाब से रेट लो एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू H2 की पावर 1 इंटू ICl की पावर 1। क्वेश्चन में गिवन था दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, मैंने दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 लिखते हुए रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तुम्हारे पास दो मैकेनिज्म दिए हैं अलग अलग। मैकेनिज्म 1 क्या है? बोल रहा है कौन सा तुम्हारे पास मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन के बारे में सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो तुम्हारे पास H2 प्लस डायरेक्टली दिया है तुमको 2ICl गैसियस से, तो ये तो हम इस रिएक्शन को देख करके तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये पहला जो मैकेनिज्म दिया है वो तो यही बोल रहा है कि 2HCl प्लस इसी रिएक्शन को लिख के दिया है। अगर ये मैकेनिज्म हुआ तो उसके हिसाब से रेट लो एक्सप्रेशन दोनों जगह से सेम आना चाहिए। मैकेनिज्म से और जो तुम्हारे पास उसने दिया है ये दोनों रेट लो एक्सप्रेशन सेम आने चाहिए। तो यहां से सेम आएंगे क्या? नहीं आ रहे, तो ये पहला वाला मैकेनिज्म तो वैलिड नहीं है। मैकेनिज्म 2 क्या है? क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कि H2 प्लस ICl गैसियस, तुम्हारे पास ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? HCl में, साथ में HI के अंदर। और क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये क्या है? एक स्लो स्टेप है, और इसका स्टेप 2 दिया हुआ है HI प्लस ICl, तो ये फास्ट स्टेप है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? HCl में, साथ में I2 में। ठीक है, तो तुम्हारे पास मैकेनिज्म 2 में जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही हमारा RDS होता है। वही क्या होता है? RDS होता है। तो उसके हिसाब से रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अगर मैं RDS स्टेप के हिसाब से रेट लो एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट किसके बराबर आएगा? रेट कांस्टेंट कौवा इंटू H2 की पावर 1, और यहां पर इसका कोफिशिएंट ICl की पावर 1, दोनों क्या सेम है? बिल्कुल। तो यहां पर मैकेनिज्म 2 जो है वो तुम्हारा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास असाइनमेंट का डिस्कशन। चलिए अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का चालू करते हैं वीडियो।